नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा, जानिए किस दिन होगी वोटिंग। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 22 एजेंटों पर लगी सरकार की मुहर, हाईटेक होगी बिहार पुलिस। और त्योहारों में नहीं होगी परेशानी, नई दिल्ली पटना के बीच दौड़ेगी तेजस सुपरफास्ट, इन जगहों के लिए भी चलेगी स्पेशल ट्रेन। बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, शिक्षक संघ ने सरकार को चेताया, सामूहिक ट्रांसफर पर तुरंत रोक लगाने की मांग। सरकारी कर्मियों पर कसेगी नकेल, अब टाइम पर देनी होगी संपत्ति की जानकारी, सरकार ने जारी किया फरमान। बिहार में अब अवैध खनन पड़ेगा महंगा, सरकार ने खनिज संशोधन नियमावली की दी मंजूरी, देना होगा इतना जुर्माना। अब फर्जीवाड़ा है टीवी चैनलों का एग्जिट पोल और रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा काउंटिंग शुरू भी नहीं होती और परिणाम दिखाना शुरू कर देते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में आज होगी अहम सुनवाई, गृह मंत्रालय ने दी थी केस चलाने की अनुमति। गुड न्यूज, अब बिहार में महंगी नहीं होगी बिजली, आयोग ने खारिज किया प्रस्ताव, पढ़िए पूरी खबर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। वहीं देश भर के 13 राज्यों की कुल 48 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें बिहार की 4 सीटें भी शामिल है। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 1 चरण का चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, वहीं महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। बता दें कि झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और दरअसल 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के 13 राज्यों की 48 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव कराए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई बिहार की 4 सीटों पर भी वोटिंग होगी। वहीं बिहार के तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं जबकि 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक 18 अक्टूबर को गजट का प्रकाशन के साथ नॉमिनेशन शुरू होगा। वहीं 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे। वहीं 28 अक्टूबर तक नॉमिनेशन पत्रों की जांच होगी, जबकि 30 अक्टूबर तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है। और 13 नवंबर को 4 सीटों पर वोटिंग होगी और 2 राज्यों के चुनाव नतीजों के साथ ही बिहार उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को सामने आ जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार सरकार ने स्कूलों के शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई स्थानांतरण नीति की अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी थी। इसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन अब बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। वहीं शिक्षक संघ ने कहा कि सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो नई नीति बनाई है, उससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, इसलिए तत्काल सामूहिक तबादले पर रोक लगाई जाए और नई नीति की गड़बड़ियों को दूर किया जाए। दरअसल बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष रघुवर प्रसाद सिंह और महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वहीं शिक्षक संघ ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नीति में ढेर सारी गड़बड़ी है। नई नीति के मुताबिक राज्य के 30 जिले के पुरुष शिक्षकों को अपने गृह अनुमंडल को छोड़कर उसी जिले में पदस्थापित करने का फैसला लिया गया, लेकिन बाकी 8 जिले के शिक्षकों के लिए ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं 8 जिलों के शिक्षकों को जिला बदर करने की सजा क्यों दी जा रही है। वहीं माध्यमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष और महासचिव ने मुख्यमंत्री से कहा कि शिक्षक संघ ने कई बार आपसे लिखित और व्यक्तिगत रूप से मिलकर शिक्षकों के ऐच्छिक हस्तांतरण की व्यवस्था करने की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया। वहीं शिक्षा विभाग ने बगैर सही राय विचार किए नई ट्रांसफर पॉलिसी बना दी। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे से चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 22 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है।
वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज भी कैबिनेट की बैठक में बिहार पुलिस को हाईटेक बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी। अब बिहार पुलिस के जवान लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस होंगे। वहीं केस के इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने के लिए आईओ को हाईटेक किया जा रहा है। केस का अनुसंधान में जुटे पुलिस पदाधिकारियों को यह सुविधा मिलेगी। अब बिहार सरकार ने बिहार खनिज समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति दी है। वहीं इन नियमावली की पूरी प्रक्रिया 15 दिन के अंदर होगी। वहीं नए प्रबंधन के तहत गाद की सफाई के लिए पर्यावरण स्वीकृति लेनी होगी। इसके लिए सरकार किसी एजेंसी और अधिकारी को प्राधिकृत की जाएगी। दरअसल नई नियमावली में खनिज संपदा की ढुलाई करने वाली गाड़ी जैसे मेटाडोर, हाफ ट्रक, फुल बॉडी ट्रक आदि का घाट संरक्षण फी को इजाफा किया जाएगा। वहीं 6 से अधिक चक्के वाले पर नया दर लागू होगा। हालांकि नए अधिनियम में प्राइवेट जमीन की खुदाई में रॉयल्टी वसूली नहीं होगी, बिना किसी रोक टोक का यह होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे जैसे त्योहारों के मौसम नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे रेलवे भी लोगों को अधिक सुविधा प्रदान करने की तैयारी में लग गई है। वहीं ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। वहीं इसी बीच यह निर्णय लिया गया कि नई दिल्ली से पटना के बीच तेजस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलेगी। वहीं दिल्ली पटना सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस नई दिल्ली से बरौनी के लिए स्पेशल ट्रेन और नई दिल्ली से जयनगर के लिए भी पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। वहीं धनबाद जम्मू तवी धनबाद स्पेशल ट्रेन अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी। दरअसल इस ट्रेन का परिचालन नई दिल्ली से 29 और 31 अक्टूबर 2 एवं 5 नवंबर को किया जाएगा। वहीं यह ट्रेन सुबह 8:25 में नई दिल्ली से खुलेगी। ट्रेन विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए उसी दिन रात 8:30 बजे तक पटना जंक्शन पहुंचेगी। वहीं वापसी में पटना नई दिल्ली तेजस सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस 30 अक्टूबर 1, 3 एवं 6 नवंबर को चलाई जाएगी। वहीं पटना से ट्रेन सुबह 7:30 बजे खुलेगी, जबकि ट्रेन 8:05 में आरा और 8:47 में बक्सर और 10:30 बजे डीडीओ और 12:30 बजे प्रयागराज, वहीं 14:38 में कानपुर सेंट्रल और 19:35 में नई दिल्ली पहुंचेगी। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां हर वित्त वर्ष के अंत में बिहार में सभी श्रेणियों के सरकारी लोक सेवकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होता है, मगर कई पदाधिकारी या कर्मी निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इससे संपत्ति के दिए ब्यौरे में कई खामियां रह जाती है और इसमें कई जरूरी जानकारी सामने नहीं आ पाती है। अब ऐसे लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल निगरानी विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि अपने अपने कर्मियों के दायर संपत्ति के ब्यौरे में इस बात का खासतौर से ध्यान रखें, यह तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। वहीं निगरानी के स्तर पर हाल में हुई समीक्षा बैठक में इससे संबंधित निर्देश दिए गए हैं। वहीं संपत्ति का विवरण समय पर नहीं देने वाले पदाधिकारी या क्रियाकलाप सरकारी कर्तव्य पालन में गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके लिए उसके खिलाफ विभाग की कार्रवाई चलानी जा सकती है। दरअसल जून 2021 में तत्कालिक मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभागों को संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भेजा था। इसे बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका पालन करते हुए सभी कर्मियों को संपत्ति का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनिवार्यता निर्धारित है। दरअसल प्रत्येक कर्मी को पहले नियुक्ति से लेकर बाद के वर्षों में 31 दिसंबर के बाद फरवरी के अंत तक संपत्ति का विवरण देना है। वहीं संपत्ति जो उसकी अपनी हो या उससे अर्जित की हो या विरासत में मिली हो, सबकी जानकारी देनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में अब अवैध खनन करना भारी पड़ेगा। वहीं अवैध खनन पर लगाम लगने के लिए सरकार ने इसके प्रावधानों को और भी सख्त कर दिया है। वहीं नीतीश कैबिनेट ने बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 को अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं अवैध खनन करने पर दंड को बढ़ा दिया गया है और जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। दरअसल बिहार में अवैध खनन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। राज्य के बालू घाटों पर वर्चस्व को लेकर आए दिन गोलीबारी और लोगों की हत्याएं हो रही है। वहीं खनन माफिया बिना किसी भय के अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि कई बार तो खनन विभाग के कर्मियों और पुलिस के जवानों पर हमला बोल चुके हैं। वहीं अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कानून को और भी सख्त कर दिया है। वहीं नए प्रावधान के तहत अवैध खनन करते पकड़े जाने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ सजा के प्रावधानों को भी पहले से सख्त किया गया है।
इस वक्त की बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां इसी महीने हरियाणा में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं। वहीं हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव पर टीवी चैनलों के एग्जिट पोल की जमकर भद पटकड़ी। जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू होते ही सारे एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुए। वहीं आज चुनाव आयोग ने इस मामले पर आधिकारिक बयान दिया है। वहीं चुनाव आयोग के बयान से टीवी चैनल्स के फर्जीवाड़े की पोल खोल दी है। दरअसल दिल्ली में आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल की पोल खोल दी। वहीं मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि टीवी चैनल को एग्जिट पोल दिखाते हैं, उनका कोई आधार नहीं होता। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एग्जिट पोल की वजह से देश में बहुत गड़बड़ी पैदा हो रही है। पिछले 2-3 इलेक्शन में कई चीज़ों एक साथ हो रही है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसका कोई आधार नहीं होता। एग्जिट पोल के लिए कितने लोगों से राय ली गई है, कहां से यह सर्वे किया गया, उसका रिजल्ट कैसे आया, अगर किसी ने सही सर्वे नहीं किया तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं। वहीं इस एग्जिट पोल का कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता। पब्लिक को कोई जानकारी नहीं दी जाती कि कैसे एग्जिट पोल किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जमीन के बदले नौकरी घोटाले में केस चलाने की मंजूरी मिल गई है। वहीं सीबीआई ने मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसे गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इसको लेकर 1 महीने पहले ही सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट को मंजूरी देने वाली कॉपी भी जमा की थी। दरअसल जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी मिल गई थी। वहीं सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। अब इस मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। वहीं इस मामले में 30 से ज्यादा आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। वहीं सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा था। उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा था। अब इस मामले में आज सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर बिजली से जुड़ी आ रही है, जहां बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। फिलहाल सूबे के अंदर बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं होगी। वहीं बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के बाद बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। हालांकि आयोग ने कंपनी की ओर से उठाए गए बिंदुओं का समाधान कर दिया है। खासकर कंपनी के खर्च का हिसाब और आमदनी को दुरुस्त कर दिया गया है। दरअसल इस साल मार्च में विनियामक आयोग ने कई बिजली दर तय किया था, जो 1 अप्रैल से लागू है। उस समय आयोग ने बिजली दर में वृद्धि के बदले 15 पैसे प्रति यूनिट की कमी कर दी थी। इसके बाद बिजली कंपनी ने इसको लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। कंपनी ने 17 बिंदुओं पर सवाल उठाए थे। वहीं कंपनी ने तर्क किया था कि आयोग ने पैसों के हिसाब सही तरीके से नहीं किया है। खासकर कंपनी की आमदनी, खर्च और बिजली की खरीद मूल्य का जोड़ सही तरीके से नहीं किया गया। अगर सही तरीके से मूल्यांकन हो तो बिहार में बिजली दर में वृद्धि की आवश्यकता है। इसके साथ ही कंपनी ने वितरण और तकनीकी नुकसान तथा बाजार से अधिक दाम पर बिजली की खरीद का भी सही तरीके से मूल्यांकन नहीं होने का मामला उठाया था। वहीं आयोग ने कंपनी की सभी दलीलों को सुना, साथ ही कंपनी की आमदनी के पैसे से जोड़ को सही किया। साथ ही कुछ टंकन भूल भी दुरुस्त किया गया, लेकिन आयोग ने कंपनी की ओर से बिजली दर में वृद्धि के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया।